दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ब्लेमिंग अदर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ब्लेम का मतलब होता है किसी पर दोष डालना, किसी को दोष देना, उससे ब्लेम कहा जाता है। और ब्लेमिंग इसकी फोर्थ फॉर्म है। और अदर्स का मतलब होता है अन्य। तो क्या अर्थ हुआ? ब्लेमिंग अदर्स मतलब कि दूसरों पर दोष लगाना या दूसरों पर दोष डालना। तो या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरों को दोष देना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप इसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अ मैन वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, वेंट गया, फॉर अ वॉक, वॉक मतलब टहलना, टहलने के लिए गया, ऑन द बीच समुद्र के किनारे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक दिन एक आदमी टहलने के लिए समुद्र के किनारे पर गया। ही सॉ दैट अ शिप फुल ऑफ पैसेंजर्स स्ट्रक अ रॉक एंड ड्राउंड। क्या अर्थ हुआ? ही सॉ दैट। दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। SEEC का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ। ही सॉ उसने देखा, दैट की, अ शिप, शिप का मतलब होता है हवा, शिप का मतलब होता है जहाज, पानी वाला जहाज उसे शिप कहा जाता है। अ शिप मतलब एक जहाज, फुल ऑफ पैसेंजर्स, फुल ऑफ पैसेंजर्स मतलब कि जो यात्रियों से भरा हुआ था। स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब था टकरा जाना, वो टकरा गया। अ रॉक एक चट्टान से, एंड ड्राउंड। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, DROWN, ड्राउंड मतलब डूबना, सेकंड फॉर्म में ड्राउंड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने देखा कि एक जो जहाज था जो कि यात्रियों से, मुसाफिरों से भरा हुआ था, वो एक चट्टान से टकराया एंड ड्राउंड, और वो डूब गया। ऑल द पैसेंजर्स ड्राउंड एंड डाइड। क्या अर्थ हुआ? ऑल द पैसेंजर्स जो सारे यात्री थे, सभी जो मुसाफिर थे, यात्री थे, ड्राउंड वो डूब गए, एंड डाइड और उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों DIE का मतलब होता है मरना, मृत्यु होना, सेकंड फॉर्म में डाइड। आगे देखिए, द मैन हेल्पलेसली वॉच्ड ऑल दिस फ्रॉम द शोर बट कुड नॉट डू एनीथिंग टू सेव देम। क्या मतलब हुआ? द मैन हेल्पलेसली वॉच्ड। दोस्तों, ये जो वर्ड है हेल्पलेसली, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करें। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि यदि वाक्य में कोई भी क्रिया हो रही है और वहाँ पर ऐसा कोई शब्द है जो उस क्रिया की कोई भी विशेषता को दिखाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इस तरह के शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। और इसकी पहचानने की सबसे आसान जो तरकीब है वो है कि ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो LY पे ख़त्म होते हैं। तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर या कह सकते हैं लाचार। और ये LY लगने के बाद क्या बन जाएगा? हेल्पलेसली एडवर्ब, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? लाचारी से, मजबूरी से। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? तो आप इसे पहचान सकते हैं, ये एडवर्ब है। द मैन हेल्पलेसली वॉच्ड मतलब आदमी ने, हेल्पलेसली मतलब कि असहाय रूप से, कह सकते हैं कि लाचारी से देखा। ऑल दिस ये सब देखा, फ्रॉम द शोर, फ्रॉम द शोर मतलब कि समुद्र के किनारे से, बट कुड नॉट डू एनीथिंग। दोस्तों, इस वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग किया गया है। कुड नॉट का प्रयोग जब किया जाता है, जब हम कुड का प्रयोग जब किया जाता है, जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तो वहां कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और यदि इस तरह का वाक्य नेगेटिव हो तो कुड के साथ नॉट भी लगाया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो आदमी था उसने लाचारी से ये सब देखा, फ्रॉम द शोर समुद्र के किनारे से, बट कुड नॉट डू एनीथिंग लेकिन कुछ नहीं कर सका, टू सेव देम उनको बचाने के लिए। चलिए आगे देखिए।
इन द इवनिंग ही नरेटेड द सैड इवेंट ऑफ द शिप्स ड्राउनिंग टू हिज फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ? इन द इवनिंग मतलब कि शाम को ही नरेटेड। दोस्तों नरेट का मतलब होता है बताना, कुछ समझाना, उसे नरेट कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में नरेटेड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य। ही नरेटेड, उसने सुनाया। द सैड इवेंट, सैड मतलब कि दुखद, सैड इवेंट का मतलब था दुखद, कोई भी घटना दुखद, कोई भी कथा दुखद घटना, उसे सैड इवेंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? उसने शाम को उसने ही नरेटेड द सैड इवेंट, ये जो सैड इवेंट था, ये जो दुखद घटना थी, उसके बारे में उसने बताया। ऑफ द शिप्स ड्राउनिंग, जहाज के डूबने की, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि शाम को उसने अपने दोस्तों को ये जो जहाज के डूबने की जो दुखद घटना थी उसके बारे में अपने दोस्तों को बताया। एवरीवन फेल्ट सैड फॉर द डेड पीपल। एवरीवन मतलब कि हर कोई या हर किसी ने, फेल्ट सैड, फील सैड का मतलब होता है दुखी महसूस होना, सेकंड फॉर्म फेल्ट सैड, हर कोई, एवरीवन फेल्ट सैड मतलब हर किसी ने दुखी महसूस किया। फॉर द डेड पीपल, मरे हुए लोगों के लिए। वन मैन सैड, एक आदमी ने कहा, गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, नाइंसाफी जिसे कह सकते हैं, और एक्ट का मतलब काम। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन मैन सैड, एक आदमी ने कहा, गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट मतलब कि ईश्वर ने एक अन्यायपूर्ण या कह सकते हैं नाइंसाफी वाला काम किया। टू किल वन सिनर अबोर्ड द शिप ही हैज किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल। क्या मतलब हुआ? टू किल वन सिनर अबोर्ड द शिप। दोस्तों SINNER आप इसे नोट कर लीजिए। SIN सिन का मतलब होता है पाप, और SINNER ये सिनर है जिसका मतलब होता है पापी, और किल का मतलब मारना। टू किल वन सिनर ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब होता है सवार होना। टू किल वन सिनर ऑन अबोर्ड द शिप मतलब शिप पर सवार एक पापी को मारने के लिए। ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल। दोस्तों देखिए यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। किल मतलब मारना, थर्ड फॉर्म में किल्ड। और जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और यहाँ आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब आपको हैव का यूज़ करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब आपको वहाँ पर हैज़ का यूज़ करना होगा। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है। ईश्वर को, भगवान के लिए ही का प्रयोग किया गया और ही को देखते हुए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंगली ही के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैज़ किल्ड, उसने मार दिया है, मैनी अदर, दूसरे अन्य, इनोसेंट पीपल, निर्दोष लोगों को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने क्या कहा? टू किल वन सिनर अबोर्ड द शिप ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल। मतलब कि एक जहाज में सवार एक पापी को मारने के लिए उसने कई अन्य बेगुनाह लोगों को या कह सकते हैं निर्दोष लोगों को मार दिया है, ऐसा एक आदमी ने कहा। आगे देखिए। एज ही वॉज सेइंग दिस, और जैसे ही वो ये बात कह रहा था, ही फेल्ट अ पिंच। पिंच का मतलब है चूंटी काटना, और ये फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। एज ही वॉज सेइंग दिस मतलब जब वो ये बात कह रहा था, ही फेल्ट अ पिंच ऑन हिज फीट, उसे अपने पैरों में, फीट में मतलब पैरों में उसे एक जो चूंटी काटने की चीज जो थी वो महसूस हुई। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा, एंड सॉ, और देखा, अ रेड एंट, उस बाइटिंग हिज टो। टो का मतलब अंगूठा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने नीचे देखा और उसने क्या देखा? ही सो अ रेड एंट बाइटिंग हिज टो, एक जो लाल चींटी है वो उसके अंगूठे को, उसके पैर की उंगली को वो काट रही है। बाइट मतलब काटना। मैनी अदर रेड एंट्स वर अराउंड, और जो अन्य जो दूसरी लाल चींटियां थी वर अराउंड, वो आसपास थी। इन एंगर, और दोस्तों एंगर का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। इन एंगर, गुस्से में, क्रोध में। ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, स्टैम्पिंग का मतलब था पटकना। तो क्या अर्थ हुआ? इन एंगर, गुस्से में, क्रोध में। ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, वो अपने पैरों को पटकने लगा। एंड क्रश्ड मैनी रेड एंड्स, दोस्तों क्रश का मतलब कुचलना, थर्ड सेकंड फॉर्म में क्रश्ड। एंड क्रश्ड मैनी रेड एंड्स, और उसने कई लाल चींटियों को कुचल दिया। चलिए आगे देखिए। सडनली गॉड अपीयर्ड एंड सेड, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। अपीयर का मतलब होता है सामने आना, दिखाई देना, प्रकट होना। सेकंड फॉर्म में अपीयर्ड, आप इसे नोट कर लीजिए।
APPER, अपीयर फर्स्ट फॉर्म, और ED जब आप इसमें लगाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म है। तो ये फिलहाल ये सेकंड फॉर्म है। सडनली गॉड अपीयर्ड एंड सेड, मतलब अचानक जो ईश्वर थे, भगवान थे, वो प्रकट हुए और कहा, लुक देखो, हाउ यू आर किलिंग मैनी इनोसेंट एंड्स टू किल वन। तो उन्होंने क्या कहा, देखो, हाउ यू आर किलिंग मैनी इनोसेंट एंड्स टू किल वन, मतलब देखो आप कितनी दूसरी मतलब कई चींटियों को मार रहे हो, टू किल वन, एक को मारने के लिए। एंड यू वर ब्लेमिंग मी, और आप मुझे ब्लेम कर रहे थे, दोष दे रहे थे, फॉर बीइंग अनजस्ट, ना मतलब कि अन्यायपूर्ण होने का आप मुझे दोष दे रहे थे। लुक देखो, एट योर ओन एक्शंस, अपने खुद के कामों को, बिफोर ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम करने से पहले, मतलब दूसरों पर दोष डालने से पहले अपने खुद के कामों को देखो। द मैन फेल्ट अशेम्ड, फील अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट, तो क्या अर्थ हुआ, द मैन फेल्ट अशेम्ड, जो आदमी था उसने शर्मिंदगी महसूस की, वो लज्जित हो गया। एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उससे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही बड़े संदेश के साथ। जैसा हमने देखा कहानी के अंदर, अक्सर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और हम कभी भी हम अपने खुद की गलतियों को नहीं देखते हैं। तो जब हम किसी को दोष देते हैं, जब हम किसी को ब्लेम करते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इसमें क्या हमारी गलती है या नहीं है, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अपनी कमियों को छुपाना जो है वो भी एक अच्छी बात नहीं है। यदि आप दूसरों को दोष देते हैं और खुद की गलतियों को नहीं सुधारना चाहते हैं, खुद को कभी भी आप ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो जब आप दूसरों को दोष दें, दूसरों को दोष देने से पहले आप अपने खुद के कामों को भी ज़रूर देखें। ये इस कहानी का छोटा सा मैसेज था। और दोस्तों, इफ़ यू रियली enjoyed the story and if I'm able to teach you well, you know it well, so do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed, or maybe if you are new to this channel. Apart from this, if you have any query or if you want to say anything about the story, you are most welcome. You can do that in the comment section. And apart from this, if you have any feedback, any type of suggestions, you are most welcome. You can write to me in the comment section. And I request you to kindly share this video with those people who want to learn English, maybe your friends, your family members. And thank you so much for listening. Have a nice day and bye.